तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 60 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्राचीन काल में किस शहर को अवंती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भारत के किस राज्य को, किस प्रांत को, किस क्षेत्र को अवंती के नाम से जाना जाता था। तो देखो ये टाइम चल रहा था महाजनपद का। ठीक है, जनपद मतलब हो गया वो एरिया जहाँ पे लोग रह रहे हैं और बहुत बड़ा सा था, इसलिए इसको नाम दिया गया महाजनपद का। महाजनपद टाइम जो था ये भारत का द्वितीय नगरीकरण का दौर था। ध्यान से सुनना, ये जो महाजनपद का टाइम था यह भारत का द्वितीय, ठीक है, भारत का द्वितीय नगरीकरण, भारत का द्वितीय नगरीकरण का दौर था। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण का दौर था। तो आप एक बात, पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि द्वितीय नगरीकरण था, इट मीन्स कि पहला भारत में नगर का निर्माण कब हुआ था। तो हम लोग को पता है कि विश्व की पुरानी नगरीय सभ्यता कौन थी, तो अपने भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस टाइम में क्या हो रहा था, तो देखो आज के टाइम में जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भारत में कितने राज्य, 28 राज्य हैं। अंग्रेजों के समय यही राज्य क्या जाना जाता था, प्रांत के नाम से। मुगलों के समय यही राज्य जाना जाता था सूबा के नाम से। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इस समय कितने महाजनपद हुआ करते थे। तो आप दूसरे पॉइंट में लिख सकते हो कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपका लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपसे। देखो कभी कभी जब आप अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे ना तो प्रॉपर राज्य पूछ लेता है कि आज के किस राज्य में कितने महाजनपद थे। दूसरा देखो आपसे ये सवाल भी बनता है कि भारत में 16 महाजनपद थे, इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, किस पुस्तक से मिलती है। तो 2 पुस्तक से मिलती है और दोनों अलग अलग धर्म से बिलोंग करता है। पहला हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक बुक है और उस बुक का क्या नाम है, तो उस बुक का नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, भगवती सूत्र जो हो जाएगा ये आपका जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के किस बुक से महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय। जबकि दूसरा सवाल आपसे करेगा कि जैन धर्म के किस बुक से महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो अभी जो हम गलती से बोल रखे थे भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र ये है क्या, तो ये बुक है और इसमें भारत में कितने महाजनपद थे जिसका चर्चा मिलता है। चलिए आगे देखिएगा, जैसे अगर आपसे सवाल करता है कि बताओ, देखो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं होता है कि आपसे कुछ भी पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है और वही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये जो 16 महाजनपद था ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था, तो आज के यूपी में लगभग, ठीक है, लगभग 8 महाजनपद फैले हुए थे। वैसे एक आपका दिल्ली मेरठ हरियाणा वाला रीजन में चला जाता है। आज के यूपी में 8 महाजनपद फैले हुए थे। अपने बिहार में कितने महाजनपद थे, तो अपने बिहार में थे 3 महाजनपद। ठीक है, राजस्थान में, आज के राजस्थान में कितने महाजनपद थे, 1। ठीक है, आज के एमपी में कितने महाजनपद थे, 1। कितना हो गया, 8 2 10 3 13। दूसरा आपसे पूछेगा कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कितने महाजनपद थे, तो ये हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, उसके बाद फिर आउट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के बाहर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं भारत के बाहर कितने महाजनपद थे, तो भारत के बाहर थे 2। हो गया ना, 8 2 10 3 3 16। हाँ चलिए, तो ये हो गए आपके 16 महाजनपद का राज्य। लेकिन हमको अपना बिहार वाला याद रखना है क्योंकि बिहार के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखना कि बिहार में कौन कौन महाजनपद थे, तो बिहार में जनपद थे अंग। ठीक है, अंग महाजनपद बिहार में था। ठीक है, भारत का वह राज्य, वह महाजनपद जहाँ से साम्राज्य का निर्माण शुरू हुआ, मगध जनपद कहाँ था, अपने बिहार में। और तीसरा हो जाएगा आपका वज्जी कहाँ था, तो ये भी हो जाएगा हमारे बिहार में। तो ये 3 महाजनपद अपने बिहार में बिलोंग करते थे। राजस्थान के बारे में अगर पूछेगा कि राजस्थान में कौन सा था, तो राजस्थान में था मत्स्य महाजनपद। ठीक है, एमपी में कौन सा महाजनपद था, तो ये हो जाएगा आपका अवंती। ठीक है, अवंती हो जाएगा मत्स्य महाजनपद, क्या बोल दिया, सॉरी। मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद था जिसकी 2 राजधानी थी। ठीक है, जिसकी 2 राजधानी थी। उत्तर आप समझ जाओ ना, जैसे आप ये देखो कि ये अपना बिहार है, तो ये वाला रीजन क्या हो गया उत्तर वाला, ये वाला रीजन क्या हो गया दक्षिण वाला। तो आपसे सवाल करता है कि अवंती में
उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा उज्जैन, ठीक है। और दक्षिणी अवंती की तो ये हो जाएगा माहिष्मती, जिसका नाम आप सुने होंगे बाहुबली वाले मूवी में। साउथ इंडिया में कौन सा महाजनपद था? एक तो था ही, एक में कौन था? असमक, और असमक की राजधानी थी पोतन या पोटली। भारत के बाहर कितने महाजनपद थे? 2 महाजनपद थे, और इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था, एक का नाम था कंबोज और एक का नाम था गंधार। चलो देखो अपना सवाल क्या बन रहा है कि प्राचीन काल में किस शहर को अवंती के नाम से जाना जाता था? अवंती, तो ये हो जाएगा आपका उज्जैन। उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता था। और ये रहा भारत का वह साम्राज्य जहाँ पे आपका क्या फैला हुआ था? तो हमारा महाजनपद फैला हुआ था। ये देखो असमक हो गया, ये दक्षिण भारत का है। ये देखो अपना अवंती हो गया। तो इस टाइप से बहुत सारे महाजनपद हमारे भारत में फैले हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिएगा, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता आयु कितनी होती है? तो अगर आप ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहते हो तो आपका देखो वोट देने का कम से कम उम्र कितना होता है? 18 ईयर्स। बट अगर आप ग्राम सभा का सदस्य बनना चाहते हो तो उसके लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? 21। जैसे एक चीज देखिएगा कि हमारे भारत में देखो शासन का जो क्रम है, शासन का जो पद्धति है, ये कैसे चलता है। तो हमारे देश में देश के लिए कानून, ठीक है, हमारे देश में देश के लिए कानून कौन बनाता है? तो देश के लिए कानून बनाता है संसद, ठीक है। देश के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। और हम लोग को पता है कि संसद में कौन कौन सा पार्ट आता है? तो संसद में आता है आपका राज्यसभा, ठीक है। दूसरा आता है आपका लोकसभा, लोकसभा। और तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है आपका राष्ट्रपति। मतलब कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा द्वारा अगर कोई एक्ट पारित होता है, उस पर जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा वो आपका एक्ट फाइनली नहीं बनेगा। तो संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, जो कि पूरे देश के लिए कानून बनाता है। और जब आप देश बोलते हो तो देश में अपना राज्य भी आता है, देश में अपना गांव भी आता है, अपना जिला भी आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। जैसे देखो नोटबंदी हुआ, ठीक है, तो क्या ये सिर्फ भारत के लिए हुआ? भारत के कहने का मतलब क्या है कि भारत के एक एक गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए हुआ, भारत के एक एक राज्य में रहने वाले व्यक्ति के लिए हुआ। दूसरा देखो कि आपका राज्य में जो है ये कानून बनाने का काम कौन करता है? तो ये करता है विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने बॉडी आते हैं? तो इसके अंतर्गत 3 बॉडी आते हैं। कौन कौन? तो एक आता है आपका विधान परिषद, विधान परिषद। दूसरा क्या आता है? तो दूसरा आता है आपका क्या आएगा? दूसरा आता है विधानसभा, ठीक है, दूसरा आता है विधानसभा, ठीक है। और तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या होता है? राज्यपाल, तीसरा होता है राज्यपाल। ये क्या करते हैं? तो ये राज्य के लिए कानून बनाते हैं। सेम ऐसा ही डायग्राम देखो बना जैसा हम लोग संसद के लिए देखे। वहीं अगर देखे गांव के लिए, जाहिर सी बात है गांधी जी का कहना था कि अगर गांव डेवलप नहीं होगा तो कोई राज्य डेवलप नहीं होगा, और राज्य डेवलप नहीं होगा तो देश डेवलप नहीं होगा, है ना। तो देखिएगा गांव जो होता है, ठीक है, गांव में क्या होता है? ठीक है, ये गांव में जो शासन के लिए होता है ये क्या होता है? पंचायत, ठीक है। गांव में क्या होता है? पंचायत। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में पंचायत को संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया था। आगे जाकर के 73वां संशोधन के तहत राजीव गांधी जी के सरकार में 73वां संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार दिया गया, ठीक है। तो पंचायत में देखिएगा अब ये कितने स्तर पे होता है? जैसे ये 3 स्तर है, वैसे ये 3 स्तर है, तो क्या ये भी 3 स्तर पे होता है? ऑफ कोर्स ये भी आपका 3 स्तर पे होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा होता है आपका जिला स्तर, ठीक है। इससे छोटा कौन सा होता है? तो इसे कहते हैं क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत। वैसे ये नाम ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, इसको मेनली ब्लॉक या प्रखंड कहा जाता है, ब्लॉक या प्रखंड, प्रखंड पंचायत, ठीक है। और सबसे छोटा जो होता है ये कौन होता है? तो ये होता है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। ये हो गया सबसे छोटा। आप देख लो कि यहाँ से आपको कितना सारा कंटेंट मिल रहा है क्वेश्चन में। आप गांव के बारे में देखिए, गांव के स्तर पे कौन काम करता है, राज्य के स्तर पे कौन काम करता है, देश के स्तर पे कौन काम करता है। लेकिन बच गया एक चीज और,
और एक चीज और क्या बच गया, तो एक चीज बच गया हमारा शहर। जैसे आप देख लो कि छोटा मोटा शहर जो होता है तो उस शहर में आखिर काम कैसे होता है, तो क्या शहर में भी मुखिया होते हैं क्या? नहीं, शहर में हम लोग मुखिया नहीं देखते हैं, शहर में वार्ड कमिश्नर होता है, आपका चेयरमैन होता है, मेयर होता है। तो ये सब कैसे होते हैं, तो नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। नंबर 4 पे हो जाएगा आपका शहर। अब देखिएगा कि शहर में जो है ये काम कौन करता है, तो शहर में सबसे पहले तो जो बड़े स्तर पे होता है वो होता है नगर निगम। नगर निगम, एक चीज आप याद रखिएगा कि सारे शहर में नगर निगम नहीं होते हैं, बड़े शहर में नगर निगम होते हैं, ठीक है। जैसे बम्बई वगैरह हो गया तो बड़ा शहर है, यहाँ क्या हो जाएगा, नगर निगम। तो ये नगर निगम हर शहर में नहीं होते हैं, ये बड़े शहर में होते हैं। बट अगर कोई गांव है तो गांव जो है ये तीनों स्तर पे काम करेगा, ठीक है। तो पहला कौन हो गया, नगर निगम। दूसरा में अगर देखते हैं तो दूसरा में क्या हो जाएगा, नगर पालिका। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, ठीक है। और नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, तो नंबर 3 पे हो जाएगा नगर पंचायत। और यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ना, ये सारे आपके इलेक्ट होकर के या तो नॉमिनेट होकर के आते हैं, ठीक है। तो बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, खिचड़ी बन जाएगा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पे हर चीज़ को देखने का कोशिश किए, जो आपका देश के स्तर पे काम कर रहा है, राज्य के स्तर पे काम कर रहा है, गाँव के स्तर पे काम कर रहा है, देन शहर के स्तर पे काम कर रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा, फास्ट फूड अक्सर, ये देखो यहाँ पे क्या बेच रहा है, फास्ट फूड, ठीक है। फास्ट फूड का मतलब क्या होता है, तो फास्ट फूड पहले तो आपका चाइनीज टाइप का फूड रहता है, और इसमें वैसे फूड होते हैं जो आपका बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, फास्ट फूड। तो देखिएगा बोल क्या रहा है, फास्ट फूड अक्सर वसा और डॉट डॉट से भरा होता है। तो जब आप फास्ट फूड खाते हो तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, या लोथ लोथ नहीं मतलब लेजी फील करते हो, ठीक है। तो फास्ट फूड अक्सर वसा और डॉट डॉट से, मतलब क्या फास्ट फूड आप खाते हो तो एनर्जेटिक फील करते हो, अच्छा वाला फीलिंग आता है ग्लूकोज जैसा पीने के बाद। तो देखिएगा यहाँ पे होना क्या चाहिए, पहले आइए हम लोग ऑप्शन को छांटते हैं। तो क्या फास्ट फूड में वसा, समझ जाओ, वसा भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जो इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो अपने लिए अच्छा होता है। आप कार्बोहाइड्रेट लिए, आप उस एनर्जी से सारा काम कर लिए। बट आप ज़्यादा मात्रा में जब कार्बोहाइड्रेट लेते हो और वो कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जाकर के जमा हो जाता है, तो वही क्या हो जाता है वही हो जाता है आपका वसा, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोटापा, ठीक है। तो ये फैट जो होता है ना, ये अपने बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, मोटापे से बहुत सारे बीमारी होते हैं, ओबेसिटी से। तो आप देखिए क्या फास्ट फूड में कैल्शियम होता है, कभी मम्मी बोली है कि बेटा फास्ट फूड खा लो, बर्गर खा लो, कैल्शियम मिल जाएगा? जी नहीं। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, और देखो पूछा हुआ है आपका जीडी में, पूछा हुआ है 2022 में। तो कैल्शियम तो ना होना है। पोषक तत्व मतलब क्या इससे आपको पोषण मिलेगा किसी भी फास्ट फूड खाने से? बिल्कुल भी नहीं। लोहे, ठीक है, लोहे अजीब सा लग रहा है, लोहा मीन्स यहाँ पे हो गया फेरस फॉर्म जो होता है। क्या आपको इससे आयरन मिलेगा? जैसे आपको पालक खाते हो तो पालक में आपको आयरन मिलता है, क्या फास्ट फूड में आयरन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो बचा क्या, रिक्त कैलोरी, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको क्या होता है, रिक्त कैलोरी मिलता है। मतलब फास्ट फूड एक ऐसा भोजन होता है जिससे आपको ना तो प्रोटीन मिलता है, ठीक है, क्या होता है, ना तो आपको इससे प्रोटीन मिलेगा, ना आपको इससे कोई भी विटामिन मिलेगा, बस आपका रिक्त कैलोरी मिलता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखो रिक्त कैलोरी कहने का मतलब यही हुआ कि इसमें कैलोरी तो बहुत होगा। आप जब साइंस पढ़ते होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि प्रॉपर लेडी और मेल जो है होते हैं उनको कितना कैलोरी लेना होता है। यहाँ पे कैलोरी तो आपको इसमें बहुत मिल जाएगा, बट पोषण बिल्कुल नहीं मिलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिक्त कैलोरी, ठीक है। चलिए ये देखिए इसी टाइप का स्विगी फास्ट फूड आजकल तो बहुत ज़्यादा ये सब फेमस होने लगा है, बड़ा पाव तो और भी पता नहीं कौन कौन हर जगह फास्ट फूड लग रहा है और लोग। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? बिहार स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंट, लेकिन इसमें ईयर तो मेंशन ही नहीं किया गया, बट रिसेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्टी क्या होता है। तो देखो बिहार में 3 प्रकार का पार्टी होता है, ठीक, बिहार नहीं सॉरी, भारत में 3 प्रकार के पार्टी होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। 3 प्रकार के कौन, पहला होगा राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है, जो पूरे नेशनल लेवल पे होता है। दूसरा होता है राज्य पार्टी, जो राज्य में होते हैं। और तीसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, मतलब ऐसे छिटपुट बहुत सारे पार्टी होते हैं। तो आप एक काम करिएगा कि कभी आप एग्जाम देने जाइएगा तो ये सब चीज को ना मतलब रेगुलर देखते रहिएगा, कि वैसे आप न्यूज देखोगे तो आपको पता रहेगा, क्योंकि इसकी संख्या घटते बढ़ते रहती है। जैसे मई 2023 के पहले ही शायद
8 राष्ट्रीय पार्टियां थी, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि तीन का जो क्या कह सकते हो आप, 3 का दर्जा छीन लिया गया और 1 को दर्जा दे दिया गया। देखो यहाँ पे, मतलब पहले 8 नेशनल पार्टी थी, 3 का दर्जा छीन लिया गया और 1 को दे दिया गया। तो कितना हो गया, 8 में से 3 गया 5 और फिर 1 को और मिल गया, मतलब 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो पहले तो आप यहाँ पे क्या देख लो कि भारत जो है, भारत में बहुदलीय पार्टी प्रणाली है, बहुदलीय पार्टी प्रणाली है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं कि बहुत तरह के पार्टी होते हैं, जैसे आपके राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी। दूसरा हो जाएगा आपका राज्य पार्टी और तीसरा हो जाएगा आपका असंगठित पार्टी, उसी को कहा जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, असंगठित पार्टी, असंगठित पार्टी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कभी कभी डेटा पूछ लेता है, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्टी का तो नाम याद ही रखना है। डेटा कितने हैं, 6। राज्य पार्टी की संख्या कितनी है, 54, और इसका कितना है तो 2597। और ये किस डेटा के अकॉर्डिंग है, मई 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग है। बाकी नेशनल पार्टी बढ़ेगा या घटेगा तो ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, और एग्जाम में राज्य पार्टी और असंगठित पार्टी के बारे में नहीं पूछता है। कुछ दिनों पहले तक जो था आपका 8 पार्टी था, जिसमें से देखिए 3 का दर्जा ले लिया गया। किसका किसका लिया गया, तो एक शरद पवार जी हैं, आप उनको देखते होंगे न्यूज में, उनका एक पार्टी था। ठीक है, शरद पवार का जो था एनसीपी, ठीक है, शरद पवार का एनसीपी करके था, उनका ले लिया गया। एक ममता दीदी हैं, उनका क्या था, टीएमसी, हाँ टीएमसी, इनका था एनसीपी, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। टीएमसी का हो गया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसके कौन थी अध्यक्ष, तो ममता बनर्जी थी। और एक पार्टी और था, वो कौन था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन तीनों का दर्जा ले लिया गया। ठीक है, इन तीनों का दर्जा खत्म कर दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका दर्जा खत्म कर दिया गया। और एक बढ़ा कौन, तो ये बना था आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। तो ये चीज तो हुआ। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है, नहीं देता है, तो ये हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, EIC के द्वारा ये सारा काम किया जाता है। और राष्ट्रीय पार्टी होने का मतलब फायदा क्या होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं कि इनका एक अलग पहचान होता है, अलग प्रतीक चिन्ह होता है। ये कहीं भी नेशनल टीवी पे बैठ करके अपना प्रचार कर सकते हैं, ये बहुत जगह प्रचार करने के लिए जाते हैं, जो कि इन लोग को उतना फायदा नहीं मिलता है। आपसे सवाल कर सकता है कि इनमें से कौन सा पार्टी नया है, कौन सा पार्टी पुराना है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करें सबसे पुराना पार्टी के बारे में, ठीक है, जैसे हम लोग को पता है ना कि सबसे पुराना पार्टी कौन चलते आ रहा है, तो ये चलते आ रहा है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। ठीक है, ये वही वाला है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 1885 में किसकी स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये क्या हो जाएगा, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, उसके बाद फिर आइएगा, फिर हो जाएगा आपका भाजपा, जो भी बहुत जोर शोर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1980। फिर बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1984, है ना। और फिर देखो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल वाला जो है, इसका स्थापना हुआ था 2012 में। और सबसे नया पार्टी कौन सा है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2013 में। और आप देख सकते हो कि आज के टाइम में मेघालय में जो है ये आपका NPP का सरकार है। आम आदमी पार्टी के बारे में देखो तो दिल्ली में इनका बहुमत से सरकार है, आई थिंक 62 सीट शायद इनको मिला हुआ था, और पंजाब में भी इनका सरकार है। तो ये सारे हो गए आपके नेशनल पार्टी। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। सबसे पहले तो आप आइएगा कि तट क्या होता है। ठीक है, तो आप जब भारत का मैप देखते हो, तो जब आप साउथ की ओर आते हो, जिसको मेनली हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप भारत। तो प्रायद्वीप एरिया पहले तो किसको कहते हैं, वह एरिया जिसका जो क्षेत्र है वो समुद्र से घिरा हुआ हो। तो जब आप भारत का मैप देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, पानी है और सब अलग अलग प्रकार का समुद्र है, जिसका नाम क्या है, तो पहले तो ये दिखेगा, ये कहलाता है आपका अरब सागर। जब आप साउथ की ओर देखते हो तो ये कहलाता है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। और जब आप इधर देखते हो तो ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब भारत में ऐसे जितने भी राज्य हैं जिनका बॉर्डर इस वाटर बॉडी से लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तटीय राज्य। तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनका वाटर बॉडी लगता है, जिनका जो सीमा है, बॉर्डर है, वो किससे लगता है, तो जल से लगता है। तो ऐसे 9 राज्य हैं, ठीक है। कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। देखेंगे हम लोग आगे। दूसरा देखिएगा, आपसे ये सवाल करता है कि भारत का कितना एरिया समुद्र से लगता है, तो ये कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन आपसे एक सवाल और कर सकता है घुमाने के लिए, द्वीप सहित, ठीक है, द्वीप सहित, द्वीप सहित भारत का कितना एरिया लगता है नदी से, समुद्र से, तो आप क्या बताइएगा, 7516 किलोमीटर, 7516। तो अचानक से बढ़ कैसे गया, तो देखो द्वीप में कौन कौन आ जाएगा, द्वीप में एक आ जाएगा अपना लक्षद्वीप आएगा ना, यहाँ पर है लक्षद्वीप, फिर यहाँ पे है अंडमान निकोबार, एक आएगा आपका अंडमान निकोबार, फिर आप देखो यहाँ पे दमन दीव है, तो दमन दीव भी हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे पुदुचेरी है, तो पुदुचेरी हो जाएगा। तो ये अपना क्या है, ये अपना यूटी है जिसका सीमा, मतलब आप कह सकते हो कि 9 राज्य और 4 यूटी ऐसे हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपसे सवाल करेगा, आप यहाँ पे सारा कुछ सीख लेना। जैसे देखिएगा, देखिएगा अगर ये अपना क्षेत्र है भारत का, और देखिएगा जैसे ये हो गया आपका गुजरात और ये हो गया आपका दमन वाला राज्य, ठीक है, गुजरात और ये हो जाएगा आपका दमन वाला राज्य। तो सवाल ये करता है कि गुजरात और दमन के बीच ये जो एरिया जो वाटर से लग रहा है, ये कौन सा रीजन कहलाता है, तो ये कहलाता है काठियावाड़, ठीक है, ये क्या कहलाता है, काठियावाड़ क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र कह लो या तट कह लो। उसके बाद फिर आप आ जाओ, फिर यहाँ पे देखो दमन से लेकर के गोवा के बीच, दमन से लेकर के गोवा के बीच का जो आपका समुद्री तटीय भाग है, ये क्या कहलाता है, तो देखिएगा यहाँ पे ये क्या कहलाता है, तो दमन और गोवा वाला ही कौन सा तट कहलाता है, ये कहलाता है आपका कोकण तट, कोकण तट। उसके बाद फिर देखिएगा गोवा से लेकर के जब आप इधर आते हो तो कौन सा रीजन पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका कर्नाटका, यहाँ पर कर्नाटक, और गोवा से कर्नाटक के बीच कौन सा रीजन कहलाता है, तो ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाता है आपका केनरा तट, केनरा, कहीं कहीं आपको ये कन्नड़ तट भी लिखा हुआ मिलेगा। और फिर कर्नाटक से लेकर के केरल तक का जो रीजन है, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो ये तो बड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि वास्को डी गामा पहली बार यहीं पे आया था। और ये कौन सा तट है, ये है आपका मालाबार तट, ठीक है, कौन सा तट, मालाबार तट, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा और भी सवाल बन सकता है कि केरल से लेकर के यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, नहीं यहाँ पे आपका तमिलनाडु शुरू होता है और यहाँ पे आपका आंध्रा शुरू होता है, तो ये हो गया आपका तमिलनाडु, यहाँ पे जगह भी नहीं है कहाँ लिखे, देखिएगा यहाँ पे हो गया आपका तमिलनाडु, और यहाँ पे हो गया आपका आंध्र प्रदेश। इन दोनों के बीच का जो तट है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिएगा कि आपका आंध्र प्रदेश से लेकर के यहाँ पे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वगैरह जो भी आता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका लगभग वेस्ट बंगाल। यहाँ पर का जो तट है ये क्या कहलाता है, तो ये होता है आपका उत्तरी सरकार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उत्तरी सरकार तट। इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, उत्तरी सरकार तट। अब देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था। यहाँ पे देखिएगा पूछा है कोकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कोकण तट कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, ये देखो कोकण, ठीक है, कोकण कहाँ से, दमन से लेकर के गोवा तक। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या हो जाएगा, दमन से गोवा या गोवा से दमन, बात एक ही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। व्हाट इज सुर्खी, तो सुर्खी एक प्रकार का वास्तुकला है, ठीक है, सुर्खी है एक प्रकार का वास्तुकला जो भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ध्यान से आप देखते जाइएगा, भारत में कुषाण वंश के शासक द्वारा शुरू किया गया, कुषाण वंश के शासक, ठीक है, कुषाण वंश के शासक द्वारा। वैसे अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा कि कुषाण वंश भारत का नहीं था, ये चीन के पश्चिमोत्तर भाग में रहने वाले, ये चीन के, अच्छा ये सब सुन लो, थोड़ा सा सुन करके भी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो अगर आप लिख रहे हो तो। चीन के पश्चिमोत्तर
पश्चिमोत्तर भाग में रहने वाले एक यूची जनजाति, ठीक है, रहने वाले एक यूची जनजाति के कबीले थे, ठीक है, जो कि भारत में आए। भारत में इनको बहुत सारा सभ्यता दिखा, भारत में आकर के बस गए और भारत में रहने के बाद इन्होंने क्या किया, तो एक वंश की स्थापना की। और कौन से वंश की स्थापना की, तो ये हो जाएगा आपका कुषाण वंश। कुषाण वंश का स्थापना इन्होंने किया। वैसे आपसे सवाल करेगा कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुषाण वंश के संस्थापक थे विम कड़फिसेस, विम कड़फिसेस। लेकिन आपसे यह सवाल बनेगा कि कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका कनिष्क। ये कौन हो जाएगा, कनिष्क। और कनिष्क ने एक कैलेंडर चलाया था जिसको हम लोग कहते हैं शक संवत, शक संवत। और इन्होंने कब चलाया था, 78 ईस्वी में। इन्होंने कब चलाया था, 78 ईस्वी में। कनिष्क ने शक संवत 78 ईस्वी में चलाया। 78 में ही क्यों चलाया, क्योंकि 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। कनिष्क बौद्ध धर्म का फॉलोअर था और काफी बौद्ध धर्म को प्रमोट भी किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, द्वितीय अशोक। इसने बहुत सारे काम किए थे भारत के प्रगति के लिए, जिसे चीन से रोम की ओर जाने वाले सीमा पर अपना अधिकार कर लिया था। और उस सीमा, उस मार्ग को क्या कहा जाता था, सिल्क मार्ग, ठीक है, क्या कहा जाता था, सिल्क मार्ग उसे कहा जाता था। तो आप इतनी सारी चीजों को याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण कला। अब देखो दोनों ऑप्शन एक साथ मिला तो बिना बताए तो जाएंगे नहीं यहाँ पर से। देखिएगा कुषाण, आप याद रखिएगा कि भारत में किसी व्यक्ति का मूर्ति निर्माण किया गया पूजा करने, आराधना करने की दृष्टि से। किसका किया गया, गौतम बुद्ध का। किसके समय में किया गया, कुषाण काल में शुरू किया गया। आपसे सवाल करेगा कि भारत में मंदिर निर्माण प्रक्रिया किस में शुरू हुआ, तो ये आपका गुप्त काल में शुरू हुआ था। इन चीजों को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा 1986 में, 1986 में राजीव गांधी जी के द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरोद्धार पर नियुक्ति समिति का नाम बताएं। देखिए कितना हार्ड वर्ड देता है, मतलब आदमी इसको पढ़ने में 2 दिन लगा देगा। इसका नॉर्मली बात यही बोल रहा है कि राजीव गांधी जी के द्वारा 1986 में पंचायती राज सुधार के लिए किस कमिटी, किस आयोग का गठन किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति, ठीक है। क्या हो जाएगा, LM सिंघवी समिति। कभी कभी क्या होता है, इसका ईयर भी पूछ लेता है 1986, वैसे ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। 1986 में इस कमेटी का गठन किया गया था। क्यों, क्योंकि देखो पहले हम आपको बता चुके हैं, आज पंचायती राज का और भी चर्चा आया था। भारत में पंचायती राज के बारे में कुछ खास चर्चा नहीं किया गया था हमारे संविधान में, जो कि महात्मा गांधी का पहले से ही व्यू रहा था कि नहीं, गाँव में ही भारत के लोग गाँव में बसते हैं, ऐसा कुछ उनका कोटेशन भी रहा था कि गाँव में प्रगति आएगी तभी देश में प्रगति आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को लगने लगा कि भाई पंचायती राज के लिए प्रॉपर कानून लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इनके समय में ही देखिएगा आगे जाकर के क्या किया गया था, तो 73वां संशोधन, ठीक है। 73वां संशोधन क्या होता है, तो जब आप संविधान में कोई भी बदलाव करना चाहते हो, तो एक प्रॉपर जिस माध्यम से वो चीज होता है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज अमेंडमेंट, संशोधन, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो 73वां संशोधन, इट मीन्स कि इस समय तक संविधान में 73 बार बदलाव हुआ था। अभी तक कितना बार हुआ है, ये आप बताइएगा कि भारत में अभी लास्ट कितने नंबर का संशोधन हुआ है। रिसेंट में बिहार दरोगा का PT मेंस में पूछा हुआ था, 4 संशोधन लगातार हुआ था, 102 वाला, 103, 104, 105, और एक के बाद सारा पूछ लिया था। तो आप यहाँ पे बताइएगा कि अभी लास्ट कौन सा संशोधन संविधान में किया गया है। तो 73वां संशोधन 1992 में किया गया था, और उसके तहत क्या किया गया कि पंचायती राज को, कि आपको हर राज्य में पंचायत रखना ही पड़ेगा। पंचायती राज को क्या किया गया, पंचायती राज होगा यहाँ पे, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया गया। लेकिन देखो क्या हो रहा था कि पंचायत कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सही क्या होगा, गलत क्या होगा, तो इसके लिए बहुत बार कमेटी का गठन किया गया। हर कमेटी ने अपना अलग अलग सजेशन दिया। जैसे उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध 2 कमेटी है, बहुत ज्यादा। एक हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ भी हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं, वहां पर से आप पूरा देख लीजिएगा, अशोक, ठीक है। एक होता है अशोक मेहता समिति, चलो देख लो, लिख दे रहे, अशोक मेहता समिति, ठीक है। और एक होता है आपका बलवंत राय मेहता समिति। एक कौन सा है, एक है आपका बलवंत राय मेहता,
बलवंत राय मेहता समिति, ये दो कमेटी का नाम बहुत ज्यादा आता है, जिसमें अशोक मेहता समिति जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, और बलवंत, तो बलवंत वाला हुआ था 1957 में। ठीक है, देखिए यहाँ दिया भी, हाँ देखो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई और अशोक मेहता का हुआ था 1977 में। इसके द्वारा बोला गया, बलवंत राय मेहता के द्वारा, कि पंचायती राज को 3 भाग में बटा होना चाहिए, जो हम लोग देखे भी थे अभी, और अशोक मेहता का कहना था कि 2 भाग में ही होना चाहिए। तो ये सबसे क्वेश्चन बनता है। वैसे आप यहाँ पे और भी देख लीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता 20 साल बाद 1973, हनुमंथा राव समिति 1983, जी.वी.के. राव समिति 1985, L.M. सिंघवी जो भी देखे 1986। तो कभी कभी क्रम दे देता है सजाने के लिए। बात करें राजीव गांधी जी के द्वारा, राजीव गांधी जी के बारे में, तो ये कांग्रेस के नेता रहे थे, भारत के सबसे यंगेस्ट पीएम रहे थे, मात्र 40 इयर्स की आयु में ये पीएम का पद ग्रहण किए थे। और जहां तक हम लोग को पता है, जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, वैसे इनकी भी हत्या हो गई थी। ठीक है, इनका हत्या कब हुआ था, तो 21 मई को हुआ था। ईयर आप बताइएगा। 21 मई इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में बीता है। आज कितना डेट हो गया, आज आई थिंक 22 तारीख है, हाँ 22 से आज 21 मई को इनकी हत्या कर दी गई थी। 1991 में इनकी हत्या हुई थी, और 21 मई को इसीलिए आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के मृत्यु की वजह से आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 40 वर्ष की उम्र में पीएम बने थे। कब से कब तक रहे थे, 1984 से लेकर के 89 तक ये पीएम रहे थे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, सीटेट में पूछा हुआ है 2022 में। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। कभी देशांतर का क्वेश्चन ले आएंगे और उसको अच्छे से, क्वेश्चन का संख्या कम रखेंगे, और उस दिन अच्छे से देशांतर और अक्षांश के बारे में कभी और देख लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे शॉर्ट में निकल रहे हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जिसका फॉर्मेशन या फिर जिसको रिकॉग्नाइज कब किया गया था, 1884 में। इससे क्या होता है कि हम लोग इसके बारे, इससे समय, डेट वगैरह के बारे में पता करते हैं। समय, मेनली समय के बारे में ही, देशांतर के अंतर होने से क्या हो जाता है, समय का अंतर हो जाता है। ठीक है, जैसे जो ग्रीनविच है, लंदन में है ग्रीनविच जो है, ये हमारे भारत वाले से IST से कितना पीछे है, 5.5 घंटा। वैसे इसके बारे में प्रॉपर एक अलग सेशन ही कभी ले आएंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का कौन सा देश यहाँ पे क्या बना है, इसका मेंबर बना है। ठीक है, कौन बना, तो ये बना है आपका ईरान। ठीक है, ईरान जो है ये कितने नंबर का सदस्य बना है, तो ये बना है आपका 9वें नंबर का। और रिसेंट में आप ईरान के राष्ट्रपति का न्यूज़ सुन रहे होंगे, इब्राहिम रईसी, जिनकी डेथ हो गई है एरोप्लेन क्रैश में। तो अभी खैर इस चीज़ को भी ज़्यादा रिवील भी नहीं किया गया, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। और भी उनके साथ 2-3 एरोप्लेन था, उसमें कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, बट अभी हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, संघाई सहयोग संगठन, आखिर इसका स्थापना, सबसे पहले तो देखो संघाई कहाँ का शहर है, दैट इज चाइना। ये चाइना का शहर है संघाई। ठीक, और इसका सचिवालय भी कहाँ है, तो यह है बीजिंग में। चलिए देखते हैं SCO के बारे में। SCO, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 15 जून 2000, बताइए कब हुई थी, 15 जून 2001 को। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो सचिवालय है, ये कहाँ है, तो ये है आपका बीजिंग में। ठीक है, यहाँ का जो भाषा है काम करने का, कौन सा भाषा है, तो रूसी है और आपका चीनी है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, ग्रुप 8 देश था, ईरान जो है आपका 9वें नंबर बन के उभरा। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे ये ग्रुप बनाने से ना इन लोग के काम करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होता है, जैसे व्यापार हुआ या फिर आवागमन हुआ, बहुत कुछ होता है। आपसे पूछेगा कि क्या भारत इसमें शामिल है, क्या SCO में भारत शामिल है, तो हाँ भारत शामिल है। भारत और पाकिस्तान जो दोनों था, भारत और पाक मतलब जो अपना पड़ोसी देश है, अपना बच्चा है, ये आपका कब शामिल हुआ था, तो ये हुआ था 2017 में। ठीक है, 2017 में ये शामिल हुआ था, मतलब बनने के लगभग 16 साल बाद। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। और आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है,
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आ जाओ कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। एक तो होता है जनसंख्या, और जनसंख्या भारत की जनसंख्या तो खैर छोड़ो, आप आ जाओ पहले यूपी में। यूपी का सीएम जो है वो समझ लो कि एक राज्य नहीं, अपने आप में एक देश चलाता है। जैसे पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो यूपी से कम है, कुछ कम है, तो वहाँ 23 करोड़ कुछ है और यूपी 24 करोड़ से पार चल रहा है। तो सोच लो कि योगी जो है, योगी आदित्यनाथ, वो एक राज्य नहीं एक देश बराबर चला रहे हैं, इतना बड़ा वहाँ का पॉपुलेशन है। यहाँ पे आ जाओ, पहले तो देखो यहाँ पे 2-3 वर्ड आप देख लो। जनगणना, जनगणना ये क्या होता है? तो ये आदमी को गिनना, यही ना। कह लो अब कोई काम नहीं कर पाओगे तो फिर जनगणना के काम में ही रह जाओगे, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ो, कुछ अच्छा करो और लाइफ में सक्सेस हो, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा भी कुछ करना है। आगे देखिएगा जनगणना, तो एक हो गया जनगणना जो कि मोदी सरकार करवा नहीं पाया, फेल्यूर रहा, जो भी रीजन रहा। इलेक्शन तो समय पे हो गया बट जनगणना नहीं कर पाए। आप बोलोगे कि अरे जनगणना से क्या ही फायदा होना? अरे भैया बहुत फायदा होता है। आप जो देखते हो कि इतना कानून निकल रहा है, लड़की को फ्री बस सेवा दिया जा रहा है, लड़की को लैपटॉप दिया जा रहा है, लड़की को ये दिया जा रहा है, लड़का के लिए वैसे बहुत कम कानून आते हैं। तो ये सारा कानून वृद्ध के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कैसे आता है? तो जनगणना से ही पता चलता है कि कितनी संख्या किसकी है, कौन कमजोर है, किसको आगे ले जाना है, किसको पीछे की ओर तो नहीं ढकेलना है, उसका योजना नहीं बनता, किसको आगे की ओर ले जाना। तो ऐसे कानून जनगणना के बाद ही बनते हैं। तो 2021 में जनगणना होना था, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाया, जिसका लोग बोलता है कि कोविड की वजह से नहीं हो पाया। वैसे तो इलेक्शन टाइम पे हो गया, जो भी रीजन रहा हो। तो एक होता है जनगणना, फिर जनगणना में बहुत सारे डेटा निकलते हैं। जनगणना से आप क्या याद रखोगे कि भारत में पहली बार जो जनगणना है वो कौन करवाया? मेयो के द्वारा करवाया गया। उसके बाद फिर हर 10 वर्ष में कंटिन्यू होगा। सुनो, जनगणना पहली बार मेयो के द्वारा करवाया गया था, लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी में। फिर लॉर्ड रिपन एक आदमी आया, अंग्रेज आदमी था, वो 1881 में करवाया। बोला कि अब हर 10 साल में क्या करवाएंगे? जनगणना करवाएंगे। तो आप देखो ना कि वही डेटा भी चल रहा था। 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, 2021 में तो हो नहीं पाया। मतलब ये 10-10 का 10 की वृद्धि किस समय से चल रहा था? लॉर्ड रिपन के समय से। तो जनगणना में एक तो पहले आपसे जनसंख्या पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो अपने पड़ोसी राज्य यूपी में है। लगभग कितना है? तो 24 करोड़ है, जो कि बहुत सारे देश के पॉपुलेशन से ज्यादा है, बहुत सारे देश के पॉपुलेशन से ज्यादा है। उसके बाद फिर देखिएगा सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो ये है आपका सिक्किम में, ठीक है, कहाँ है? सिक्किम में। दूसरा देखिएगा, यहाँ पे आपसे सवाल किया था जनसंख्या घनत्व का, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर बोलेगा कि नहीं समझ आ रहा। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है ना, तो ये दिखाता है कि 1 किलोमीटर एरिया में, पॉपुलेशन डेंसिटी ये इस चीज को शो करता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, यही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे आगे कौन है? तो कौन आगे है? अपना बिहार। सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। आपसे सवाल करेगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा बिहार। और बिहार में कितना है? तो ये हो जाएगा 1106। मतलब आप समझ रहे हो कि बिहार में प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106। जो कि ये डेटा जो आप पढ़ रहे हो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 21 वाला तो आया नहीं, पता नहीं कितना बढ़ गया होगा। आपसे पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। और यहाँ का कितना है? मात्र 17। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं, जबकि अपने बिहार में देखो कि क्या हाल हो रखा है, 1106 आदमी अपने बिहार में 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप ये बताना कि ये सवाल भी बनता है कि देखो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे राज्य दिया है, हाँ राज्य दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। अगर राज्य नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, तब आंसर क्या बिहार ही होगा या आंसर चेंज हो सकता है? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अपना 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, पॉज कर दियो। तो देखिएगा यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कमेंट, कुछ कुछ बच्चे जो काफी मेहनत से कमेंट करते हैं यहाँ पे।
तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन था, चलिए हाँ, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च, जिसको हम लोग बताए भी थे कि इसको और भी क्या कहते हैं, पाई दिवस भी कहते हैं। और 14 पाई का मान क्या होता है 3.14, तो 3 ले लिया गया जनवरी फरवरी मार्च वाला, और 14 ले लिया गया 14, तो 14 मार्च को आपका पाई दिवस कह लो या अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कह लो। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो देश का तो सब याद रखता है धर्मेंद्र प्रधान, बिहार के कौन है, तो ये है आपके सुनील कुमार। ठीक है, आगे देखिएगा, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब दिया गया था, 2015 के साथ, और इनके साथ किनको दिया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिया गया था। तो देखो अच्छा लगता है आप लोग जब इतना सारा कमेंट करते हैं इसको सर्च करके। आगे देखिएगा, महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 288 है, यूपी में सबसे ज्यादा है 403, पुदुचेरी में है 30 सबसे कम। तो देखो कितना फैक्चुअल डेटा, क्वेश्चन एक पूछा गया था महाराष्ट्र के बारे में, और ये सारा का सारा फैक्चुअल डेटा यहाँ पे रिवील किए हैं। ठीक है, एक और देखिएगा, हाँ, ये भी देखिए, ये भी अपने क्लास के स्टूडेंट है, ये भी बताइए महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 288 है। ठीक है, जैसे ही आप लोग लगातार लगे रहिए, हम भी आपके साथ लगातार मेहनत करते रहेंगे, और फिर इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।